नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ध्रुव राठी और ये है महाभारत, एक ब्रांड न्यू पॉडकास्ट जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या आप अपने देश को जानते हैं? हर हफ्ते मैं लेकर आऊंगा एक सवाल इंडिया के बारे में और हम मिलकर उसका जवाब ढूंढेंगे और इन जवाबों से भारत को और बेहतर समझेंगे। ये एक स्पॉटिफाई ओरिजिनल पॉडकास्ट है इन एसोसिएशन विद ATS स्टूडियो। वेलकम टू महाभारत। दोस्तों, अगर आप इंडिया में रहे हो तो कभी ना कभी एट सम पॉइंट इन योर लाइफ किसी ना किसी के साथ आपने सरकारी करप्शन की बात जरूर करी होगी और हम न्यूज में भी इसे कितना सुनते रहते हैं। It's been a week of scams after scams coming to light under a government that came to power on the plank of fighting corruption. 2016 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वे में ये सामने आया था कि भ्रष्टाचार के मामले में भारत एशिया में सबसे आगे है। भ्रष्टाचार एक ऐसी समस्या है जिससे आप और हम सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं और यही वजह है कि हर चुनाव में राजनीतिक पार्टियां हमसे यह वादा करती हैं कि वही एक अकेली पार्टी है जो सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था दे सकती है। और जब भी हम करप्शन को लेकर बात करते हैं इंडिया में, हम करप्ट पॉलिटिशियंस की बात करते हैं, इनके बड़े बड़े घरों की बात करते हैं, जो पैसा इन्होंने छुपा कर रखा है, करोड़ों करोड़ों रुपए के स्कैम्स जो हुए हैं और सरकार को ब्लेम करते हैं। लेकिन जब भी हम करप्शन की बात करते हैं, इसके बाद आगे कुछ नहीं करते। कंक्लूजन में यही निकलता है कि सारी सरकारें करप्ट होती हैं और हम एक आम आदमी क्या कर सकते हैं इसको लेकर। लेकिन अगर आप सोचकर देखो दोस्तों, तो कुछ है जो आप जरूर कर सकते हो। सिटीजन्स होने के नाते एक डेमोक्रेसी के हमारे पास ये पावर है गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखने की। आप पूछोगे कैसे, कहाँ है हमारे पास ये पावर? तो उसी की बात करेंगे हम दोस्तों आज के इस एपिसोड में। अगर आपने अभी तक गेस नहीं किया है तो मैं बात कर रहा हूँ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की, यानी RTI, सूचना का अधिकार। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005 हर इंडियन सिटीजन को राइट देता है कि हम इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकें किसी भी पब्लिक अथॉरिटी की वर्किंग्स के बारे में। बेसिक आइडिया RTI के पीछे ये है कि हम सरकार से इंफॉर्मेशन की डिमांड करेंगे, सरकार हमें इंफॉर्मेशन देगी और ट्रांसपेरेंट बनेगी, जिसकी वजह से सरकार और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और क्लीनर बनेगी। क्यों? क्योंकि पब्लिक देख रही है, पब्लिक सब जानती है, जांच कर रही है। जैसा इंग्लिश में हम कहते हैं, इंफॉर्मेशन इज पावर। तो जब मैं कहता हूं दोस्तों हमारे पास राइट है पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन डिमांड करने का, पब्लिक अथॉरिटी का मतलब है कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस, मिनिस्ट्री, पब्लिक इंस्टीट्यूशन, आपके पंचायत ऑफिस से लेके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक, हर कोई लायबल है, हर कोई जिम्मेदार है आपके सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो लायबल नहीं है आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। RTI एक्ट का सेक्शन 24 इन डिपार्टमेंट्स की लिस्ट बताता है, जैसे कि DRDO, बॉर्डर बोर्ड डेवलपमेंट बोर्ड, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया। तो बेसिकली वो सारे डिपार्टमेंट्स जो डिफेंस, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं इंडिया में, और ये लॉजिकल भी है होना। लेकिन बाकी सारे डिपार्टमेंट्स को आपके सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। और इनफैक्ट RTI दोस्तों आपके फंडामेंटल राइट्स का एक हिस्सा है इनडायरेक्टली। वो कैसे, आप पूछोगे? राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन एक ऐसा राइट है जो हम सब एंजॉय करते हैं, और ये राइट दोस्तों में गारंटी करता है राइट टू इंफॉर्मेशन। तो हालांकि RTI को एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये इंप्लाई किया गया है कि एक फंडामेंटल राइट है, एक मौलिक अधिकार है। तो किस तरह की इंफॉर्मेशन की डिमांड कर सकते हो आप RTI के अंदर? गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, प्रेस रिलीजेस, डॉक्यूमेंट्स, मीमोज, फाइल नोटिंग्स, ईमेल्स, एग्रीमेंट्स, मीटिंग मिनट्स, इनमें से आप किसी भी चीज़ की डिमांड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर कुछ नोज हैं जिन चीज़ों की आप डिमांड नहीं कर सकते। वो इन्फॉर्मेशन जो हमारी कंट्री की सिक्योरिटी या सॉवरेनिटी को एक थ्रेट पहुंचाए, उस इन्फॉर्मेशन को गिव आउट नहीं किया जा सकता। जैसे कि मिलिट्री मूवमेंट्स हो गई या कोई ऑपरेशंस कंट्री कंडक्ट कर रही हो, इस इन्फॉर्मेशन को कंट्री नहीं रिलीज कर सकती RTI के अंदर। और साथ ही साथ किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को भी नहीं रिलीज किया जा सकता, उन लोगों की जो सरकार में काम कर रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक बार फिर PM से जुड़ी डिग्री से जुड़ी जानकारी RTI के जरिए देने से इनकार किया। इसका सबसे रीसेंट एग्जाम्पल है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यानी कि उनकी यूनिवर्सिटी डिग्री देने से इनकार कर दिया था। हालांकि ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, और ये भी चीज़ काफ़ी डिबेटेबल है कि एग्जैक्टली यूनिवर्सिटी डिग्री पब्लिक इन्फॉर्मेशन होगी या पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर काउंट करी जानी चाहिए। सच बताऊं दोस्तों तो इंडियंस को RTI बड़ा पसंद है।
हम लोग बहुत से RTIs फाइल करते हैं हर दिन। एस्टिमेट किया जाता है कि 4800 RTIs फाइल करे जाते हैं हर दिन इंडिया के अंदर। मैंने जानने की कोशिश करी कि इंडिया के कौन से डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा RTI फाइल करे जाते हैं, तो 2018 का डेटा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री इस डिपार्टमेंट में टॉप पर आती है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा RTI फाइल करे जाते हैं। तो क्लियरली जनता को इस चीज़ की सबसे ज़्यादा चिंता है कि उनके पैसे के साथ क्या किया जा रहा है। और कई बारी तो बड़ी इंटरेस्टिंग RTIs फाइल करी जाती हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस पे एक बारी RTI फाइल करी गई थी कि कौन से टाइप के सिलेंडर्स यूज़ किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के किचन में, उनके इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड क्या है, और क्या प्रधानमंत्री मोदी ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है। तो इस टाइप की RTIs भी फाइल करी जाती हैं। सैडली ये जो सवाल हैं, इनमें से ज़्यादातर सवाल पब्लिक इन्फॉर्मेशन के लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो इसीलिए हमें कभी नहीं पता चल सकता कि किस टाइप के सिलेंडर्स यूज़ कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी अपने किचन में। तो चलिए, इन्फॉर्मेशन की डिमांड करना तो एक चीज़ हो गई, पर उसके आगे क्या होगा जब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यहाँ पर चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। RTIs ने एक्चुअली दोस्तों देश के बड़े बड़े स्कैम्स एक्सपोज किए हैं। याद है आपको 2G स्कैम? 2G घोटाले से देश की राजनीति पलट गई। 2008 में अंदिमथु राजा, हमारे फॉर्मर टेलीकॉम मिनिस्टर, को पाया गया कि वो अंडर चार्ज कर रहे थे टेलीकॉम कंपनीज को 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंसेस को बेचते वक्त, और ब्राइब ले रहे थे उसके बदले। कहा गया कि इससे 1.76 लाख करोड़ रुपीस का लॉस हुआ सरकार को। टाइम मैगजीन ने इस स्कैम को टॉप 10 अब्यूजेस ऑफ पावर इन द वर्ल्ड की लिस्ट में डाला। 2009 में एक NGO ने कंप्लेन फाइल करी थी इसके रिगार्डिंग, और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने ऑर्डर किया CBI को इस पर जांच करने के लिए। और CBI की इन्वेस्टिगेशन के बाद एक रिपोर्ट निकाली गई कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी CAG के द्वारा, जिसमें पाया गया कि रॉन्गफुल स्पेक्ट्रम एलोकेशन हुआ है टेलीकॉम मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। A राजा और बाकी लोगों को इसके रिगार्डिंग अरेस्ट भी कर लिया गया था। एक चीज जो आपको शायद इस स्कैम के बारे में नहीं पता होगी, RTIs ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस स्कैम के रिगार्डिंग एग्जैक्ट डिटेल्स को एक्सपोज करने में। और गर्ग को इस RTI के रिस्पॉन्स में 600 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स मिले। इन डॉक्यूमेंट्स में से इन्होंने एक कॉन्ट्रोवर्शियल नोट था फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, जिसमें लिखा गया था कि 2G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन बेटर प्राइस पे कंडक्ट किया जा सकता था। सुभाष चंद्र अग्रवाल एक और एक्टिविस्ट थे, उनके द्वारा एक RTI फाइल करी गई थी जिसने बताया कि A राजा और उस टाइम के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बीच में एक मीटिंग भी हुई थी। उस मीटिंग के मिनट्स को रिकॉर्ड नहीं किया गया था। RTIs ने ना सिर्फ इन बड़े बड़े स्कैम्स को एक्सपोज करने में मदद करी है, बल्कि अगर हम लोकल लेवल पे देखें तो लोकल प्रॉब्लम्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए भी एक पावरफुल टूल है सिटीजन्स के लिए। और इसके कई एग्जाम्पल्स मौजूद हैं अगर आप देखेंगे तो RTI की शुरुआत कैसे हुई हमारे देश में? जो RTI की कहानी है दोस्तों, ये कोर्ट ऑफ लॉ में शुरू नहीं होती, बल्कि एक छोटे से गांव में शुरू होती है, राजस्थान में, ब्यावर में। ये कहानी है 1996 की। मस्टोड़ा की निकला मैं मांगा, मस्टोड़ा की निकला मैं मांगा, आकी फोटो कॉपी मैं मांगा, एक बिल बाउचर मैं मांगा, आकी फोटो कॉपी मैं मांगा, पंचायत को खर्चो मैं मांगा, और लेखो जोखो मैं मांगा, अरे माँ का रुपया मैं मांगा, पंचायत का रुपया मैं मांगा, विकास का रुपया मैं मांगा, कि देश का रुपया मैं मांगा, खर्चा को हिसाब मैं मांगा, सूचना को अधिकार मैं मांगा। राजस्थान के ब्यावर गांव में असंतोष पनप रहा था। ज़्यादातर गांव में जो लोग थे वो दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते थे, लेकिन उनको अपनी तनख्वाह नहीं दी जा रही थी टाइम पर। लेकिन इस परेशानी के बावजूद भी इन मजदूरों ने खाना, शेल्टर या अपनी तनख्वाह डिमांड करने की जगह इन्फॉर्मेशन की डिमांड करी। अरुणा रॉय, एक रेप्यूटेड सोशल एक्टिविस्ट, शंकर सिंह और निखिल दे, इन सब ने साथ में इस मूवमेंट को लीड किया। और बाद में अरुणा रॉय को वन ऑफ द अर्लीस्ट एक्टिविस्ट कंसिडर किया गया जिन्होंने RTI मूवमेंट को शेप किया है। इन्होंने स्थापना करी थी मजदूर किसान शक्ति संगठन की, और एक हिस्टोरिक लंबा धरना दिया था जो 40 दिन से ज़्यादा चला था चंगा गेट पे ब्यावर में। 100 से ज़्यादा वर्कर्स, एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट सब ने इकट्ठे मिलकर डिमांड करी मस्टर रोल की, एक ऐसी लिस्ट जो बताती है हमें कि कितने वर्कर्स काम पर लगे हैं और उन्हें कितनी पेमेंट मिलनी चाहिए। इन्होंने डिमांड करी पब्लिक फंडिंग की ऑफिशियल फाइल्स की, पब्लिक सर्वेंट्स की वेजेस की और पेंशन फंड्स की जो पब्लिक सर्वेंट्स को दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने स्टेटमेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, पंचायती एक्सपेंसेस, रिसीप्ट्स और बिल्स की भी डिमांड करी, ये एक्सपोज करने के लिए जो पंचायत गलत करने लग रहा था। फेयर वेजेस और राइट्स की लड़ाई में इन्हें पता था कि इनका सबसे बड़ा हथियार इनके पास है इन्फॉर्मेशन। इसी रीजन से इस धरना के दौरान एक फेमस स्लोगन जो उठाया जाता था वो ये था, हमें नहीं चाहिए अंकल चिप्स, हमें नहीं चाहिए पेप्सी कोला, हमें चाहिए फोटोकॉपी।
इस धरने की वजह से राजस्थान पंचायत एक्ट में एक अमेंडमेंट आया 1997 में, जिसने सिटीजन्स को राइट दिया पब्लिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने का। और इस मूवमेंट से इंस्पायर्ड होकर देश भर के आरटीआई एक्टिविस्ट ने अपनी जंग शुरू करी फॉर द राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन एट अ नेशनल लेवल। इन प्रोटेस्ट के बाद बहुत से एक्टिविस्ट और कुछ जर्नलिस्ट जैसे कि प्रभज जोशी और अजीत भट्टाचार्य ने मिलकर एक नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन मूवमेंट बनाई, यानी NCPRI। NCPRI के 2 ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला था कि लोकली वर्ड स्प्रेड करना इसके बारे में कि एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन कितना ज़रूरी है, और दूसरा था सेंटर के लेवल पे लॉबी करना एक नेशनल लॉ लाने के लिए आरटीआई को लेकर। इस कैंपेन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया आरटीआई की डेवलपमेंट में। इस कैंपेन ने और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने मिलकर साथ में आरटीआई एक्ट का बिल ड्राफ्ट किया और जल्द ही स्टेट लेवल्स पर लॉज बनाए जाने लगे आरटीआई को लेकर, और 2002 में इंडिया ने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट पास किया। पर हमारी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। जल्द ही सिटीजन्स और एक्टिविस्ट ने नोटिस किया कि कैसे इस एक्ट में कई कमियां थी। प्रॉब्लम ये थी कि ये एक्ट बहुत सी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस को एग्जेम्प्ट कर देता था अपने स्कोप से, और इस एक्ट के अंदर इंडिपेंडेंटली अपील करने का कोई ऑप्शन नहीं था, पेनल्टीज नहीं थी ऑफिसर्स पे अगर वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे थे। तो NCPRI ने एक लिस्ट सजेस्ट करी अमेंडमेंट्स की फ्रीडम टू इंफॉर्मेशन एक्ट के लिए, और कुछ लॉबिंग के बाद प्राइम मिनिस्टर ने इन अमेंडमेंट्स को अप्रूव कर दिया। तो इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट एक नया बिल लेकर आई पार्लियामेंट में दिसंबर 22, 2004 को, जिसे पास किया गया 2005 में, जो था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी RTI। तो बहुत हिस्ट्री और स्टोरी हो गई। अब थोड़ी प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन पर आ जाते हैं कि आप RTI को कैसे फाइल करेंगे। एक कॉमन मिसकंसेप्शन इसको लेकर ये है कि बहुत लंबी ट्रिप्स लगानी पड़ेंगी, आपको बहुत चक्कर काटने पड़ेंगे सरकारी ऑफिसों के अगर आपको RTI फाइल करना है तो, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। फॉर्चुनेटली RTI को आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं और पोस्ट से भी फाइल कर सकते हैं, बाकी कई गवर्नमेंट एप्लीकेशंस की तरह। पहला स्टेप ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना कि आपको RTI इंक्वायरी कहाँ भेजनी है। RTI ऑनलाइन वेबसाइट पर जाइए, सही डिपार्टमेंट को सेलेक्ट कीजिए और फिर प्रोसेस को फॉलो कीजिए RTI फाइल करने के लिए। अगर आप इसे पोस्ट से भेजने वाले हैं तो अपनी एप्लीकेशन में आप एड्रेस डालेंगे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का उस डिपार्टमेंट के। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कौन होते हैं, PIO कौन होते हैं। सिंपल भाषा में कहूँ तो ये वो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं जो इंचार्ज होते हैं आपकी RTI का रिस्पॉन्स करने के लिए। हर गवर्नमेंट ऑफिस को एक PIO होना ज़रूरी होता है, और डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द डिपार्टमेंट एक से ज़्यादा PIOs भी हो सकते हैं। एक बार ही आपकी RTI गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रिसीव कर लेता है तो जो अपॉइंटेड PIO हैं वो आपकी एप्लीकेशन को रिसीव करेंगे, उसे रिव्यू करेंगे और उनके पास 30 दिन का समय होगा आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए। PIO रिपोर्ट करते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट बॉडी को, और उनके ऊपर आते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी कि CIC। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो RTI एक्ट के तहत बनाई गई है, और इनका काम है जो कंप्लेंट्स और अपील्स पब्लिक अथॉरिटीज़ के खिलाफ आ रही है नेशनल लेवल पे, उन पर एक्शन लेना। सिमिलरली स्टेट लेवल पर भी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस होते हैं। लेकिन अगर आपकी RTI एप्लीकेशन पर वापस आएँ तो एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, ये अच्छा रहता है अगर आप अपनी कंप्लेन को शॉर्ट, क्रिस्प और रेलेवेंट रखेंगे। जो इन्फॉर्मेशन आप मांगना चाहते हैं वो क्लियरली स्पेसिफाई करें और सिर्फ उतनी ही इन्फॉर्मेशन मांगें जितनी आप मांगना चाहते हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन काफ़ी एम्बिगियस या वेग होगी, मतलब पता नहीं होगा कि एग्जैक्टली किस इन्फॉर्मेशन की आप डिमांड कर रहे हैं, तो PIO उसे इनवैलिड कंसिडर कर सकते हैं। PIO को आपकी RTI का रिस्पॉन्स करना होता है 30 दिन या उससे कम समय में, और अगर वो नहीं करते तो उनको पीनलाइज किया जाता है। और अगर PIO को लगता है कि अगर आपकी एप्लीकेशन हेल्थ और सेफ्टी जैसे इशू की बात करती है तो वो आपकी इंफॉर्मेशन का रिस्पॉन्स कर देंगे विदिन 48 आवर्स। तो अभी तक मैंने बात करी है दोस्तों RTI की ताकत के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में और किस तरह से उन्हें फाइल किया जाता है। अब बात करते हैं क्या प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इंडिया में RTIs को लेकर। RTIs को लेकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अक्सर आपको वो जवाब नहीं मिलता जिसका सवाल आपने पूछा होता है, या फिर कहें कि जल्दी से जवाब नहीं मिलता। बात यह है कि आप चाहे जितनी RTIs फाइल कर लें, अगर जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा तो ये पूरा प्रोसेस किसी काम का नहीं है। ऊपर से एक और बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कई गवर्नमेंट ऑफिसेज हमारे देश में अंडर स्टाफ्ड हैं, यानी जिनके पास कोई PIOs नहीं है RTIs को देखने के लिए। हृदय जोशी की रिपोर्ट बताती है कि देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां सूचना आयुक्त के दफ्तर में एक भी आयुक्त नहीं है। क्या यह देश की जनता के साथ मजाक नहीं है? इनफैक्ट केरला की पूरी स्टेट में सिर्फ एक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, और 2014 से आंध्र प्रदेश में एक भी इंफॉर्मेशन ऑफिसर नहीं है।
तो नेचुरली अगर आपकी एप्लीकेशन का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो वो इसलिए क्योंकि इतना बड़ा बैकलॉग क्रिएट हो रखा है पुरानी एप्लीकेशंस का। आज का एपिसोड खत्म करने से पहले मैं कुछ हार्श रियलिटीज की बात करना चाहूँगा आरटीआई को लेकर हमारे देश में। पिछले 10 सालों में बिहार में 14 मामले हुए हैं जिसमें आरटीआई एक्टिविस्ट और विसल ब्लोअर्स का कत्ल कर दिया गया है। RTI activist and whistleblower Javantharaj Parasmal was murdered by a group of 4 men on his way to work. आरटीआई एक्टिविस्ट के बारे में दोस्तों आपने बहुत सुना होगा, वो लोग जो हमारे बिहाफ पे गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखते हैं, जनता के बिहाफ पे, और ये काम करने के लिए उन्हें किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। आरटीआई एक्टिविस्ट को बहुत से डेथ थ्रेट्स आते हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर, और इनफैक्ट कई लोगों को अपनी जान से हाथ खोना पड़ता है। 2008 से 67 आरटीआई एक्टिविस्ट का एलिजिडली मर्डर हुआ है जब वो इन्फॉर्मेशन की डिमांड कर रहे थे, और 300 से ज़्यादा ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहां पर आरटीआई एक्टिविस्ट के खिलाफ हमला हुआ है जिन्हें रिकॉर्ड किया गया है। फॉर एग्जाम्पल नानजी भाई सोंदरवा, एक आरटीआई एक्टिविस्ट गुजरात में, जिनकी मौत हो गई जब उन्हें 6 लोगों ने मारा क्योंकि उन्होंने एक आरटीआई फाइल करी थी एक रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को लेकर अपने गांव में। उसकी फंडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन की डिमांड कर रहे थे वो। ये पहला हमला नहीं था। 1 साल पहले नानजी भाई और उनके परिवार को सरपंच के द्वारा मारा गया था जब उन्होंने आरटीआई फाइल करी थी। डेवलपमेंट वर्क जो उनके गाँव में हो रहा था उसमें जो इरेगुलरिटीज़ थी उस पर इंफॉर्मेशन डिमांड करने के लिए। हालांकि इस पे एक पुलिस कंप्लेन भी फाइल करी गई थी, लेकिन सरपंच के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। और 1 साल बाद नानजी भाई ने अपनी ज़िंदगी खो दी, उनका मर्डर जब हो गया। इनफैक्ट उनके 17 साल बेटे राजेश का सेम लोगों ने एलिजिडली मर्डर कर दिया जब वो जेल गए और बेल मिलने के बाद वापस आए। तो सवाल यहाँ पर यह है, क्या सिर्फ इंफॉर्मेशन की डिमांड करना इतनी डेंजरस चीज़ है हमारे देश में कि वो किसी के लिए एक डेथ सेंटेंस बन सकती है? ये सोचने वाली बात है। रिसेंटली आरटीआई एक्ट को लेकर एक और प्रॉब्लम खड़ी हुई थी। As both houses passed crucial bills, Lok Sabha passed the bill amending the Right to Information Act, which seeks to give the government powers to fix salaries, tenures, and other terms and conditions of employment of information commissioners. 2019 में आरटीआई एक्ट ऑफ 2005 को अमेंड किया गया सरकार के द्वारा, और डिसाइड किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि जो टेन्योर और सैलरी है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का, यानी सीआईसी का, और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का, आईसीस का, सेंट्रल और स्टेट लेवल पे, अब वो डिसाइड किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इस अमेंडमेंट से पहले जो सैलरीज और टर्म्स थी सीआईसी और आईसी की, दोनों फिक्स्ड थी और स्टैंडर्ड थी। लेकिन अब सरकार ने अपने आप को पावर दे दी कि वो उनकी सैलरी और टेन्योर दोनों कंट्रोल कर सकती है और बदल सकती है। टेक्निकली सुनने में ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं लगती, आपको लगेगा कि ये तो बड़ी इररिलेवेंट सी चीज़ है, कोई इससे क्या हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। इस बिल से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कई ज़्यादा पावर आ गई है। जो ऑफिसर्स अब इस एक्ट को देखते हैं उनकी सैलरी और उनका टेन्योर दोनों डिपेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, यानी एक गलती उन्होंने की और उनकी जॉब जा सकती है। आरटीआई की ताकत के पीछे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस था कि ये कितना इंडिपेंडेंट था सरकार से। लेकिन अगर ये सरकार के साथ इतना ज़्यादा इंटर रिलेटेड रहेगा, सरकार के पास इतनी ज़्यादा पावर होगी इन कमिश्नर्स को इन्फ्लुएंस करने की, तो समय ही हमें बताएगा कि ये कितना ट्रांसपेरेंट रहेगा और कितना इफेक्टिव रहेगा फ्यूचर में। अल्टीमेटली सवाल यहाँ पर यही है कि एक ऐसा देश जहाँ पर जनता के पास हक नहीं है इंफॉर्मेशन एक्सेस करने का अपनी खुद की गवर्नमेंट को लेकर, क्या ये डेमोक्रेटिक देश कहा जा सकता है? इस एपिसोड के लिए इतना ही दोस्तों, और हमेशा की तरह मैं उम्मीद करता हूँ इस एपिसोड ने आपके मन में कई सवालों को आंसर किया होगा और कई नए सवाल भी आपके मन में आए होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। अगले हफ्ते मैं फिर से आऊँगा एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ महाभारत में। I'm Dhruv Rathi and you've been listening to Mahabharat, a Spotify original podcast created in association with ATS Studio. All clips and voices you heard in this episode belong to the original creators, and we have provided links to the sources in our show notes. Mahabharat is produced by Gaurav Vaz from ATS Studio. This episode was researched and written by Anushka Mukherjee with additional research help and input by Archana Nathan, Gaurav Vaz and Sidin Vadukur. The title track of this podcast was composed by Abhijit Nath, and Madhav Yachit is the audio producer. ATS Studio is a division of All Things Small, a true stories focused media company run by Sidin Vadukur, Supriya Nair, Devya Bopanna, Sunil Doshi and Gaurav Vaz.